अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंदर ये बताया हुआ है कि ना सिर्फ जो है न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, बल्कि साइटोप्लाज्म भी इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के अंदर। इट इज़ नोन दैट डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। अब साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिटर्मिनेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेल डिफ्रेंसिएशन, यानी कि ये जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, डिफरेंट सेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन में। दीज डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लास्टोमेयर। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लास्टोमेयर्स के अंदर। द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एन एसिडियंस कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स दैट इज सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट ब्लास्टोमेयर। अब एसिडियंस जो हैं बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है जिनको ट्यूनिका कहते हैं, और ये फिल्टर फीडर्स जो हैं वो होते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो एसिडियंस का फर्टिलाइज एग है उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो 5 डिफरेंट कलर्स का होता है दैट इज सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट ब्लास्टोमेयर, जो कि डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स के अंदर सेग्रीगेट अलग अलग हुआ होता है। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो क्लियर साइटोप्लाज्म है इट प्रोड्यूस लार्वल एपिडर्मस। अब जो क्लियर साइटोप्लाज्म है वो क्या बना रहा है, लार्वल एपिडर्मस बना रहा है, जबकि जो येलो साइटोप्लाज्म है वो क्या बना रहा है, वो मसल्स सेल्स को बना रहा है, जबकि ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है वो गट बना रहा है एसिडियंस के अंदर, और जबकि जो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है वो क्या बना रहा है, नोटोकोड बना रहा है और न्यूरल ट्यूब जो है वो बना रहा है। सो दिस मीन्स कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि फ्यूचर में जाके डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स जो है वो बनाते हैं, जिसके अंदर क्लियर साइटोप्लाज्म लार्वल एपिडर्मिस बनाएगा, येलो साइटोप्लाज्म जो है वो मसल सेल्स जो है वो बनाएगा, जबकि ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गट बना रहा है, और इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म क्या बना रहा है, नोटोकोड और न्यूरल ट्यूब बना रहा है। आ जाते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। अब ये देखना है कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर। तो इस को समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस हुआ है जिसके अंदर कौन सी स्पीशीज ली हुई है, एसिटेब्यूलेरिया, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ राइजोइड्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ अटैच टू द ग्राउंड फ्रॉम विच अराइजेज अ लॉन्ग स्टॉक विद एन अम्ब्रेला शेप कैप एट इट्स टॉप। अब ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ डायग्राम के अंदर कि ये राइजोइड्स हैं जिसके ज़रिए सरफेस से अटैच हो जाता है, उसके बाद ये स्टॉक प्रेजेंट है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कैप जो है वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये जो कैप है ये डिटर्मिन करता है जिसकी बेसिस पे हम स्पीशी को डिटर्मिन करते हैं। 2 स्पीशीज़ जो है आइडेंटिफाई हुई हैं एसिटेब्यूलेरिया की, जिसके अंदर कैप जो है दोनों स्पीशीज़ के डिफरेंट होते हैं। एक होती है एसिटेब्यूलेरिया मेडिटेनेरिया जिसका कैप जो होता है वो रेगुलर शेप्ड होता है, जबकि दूसरी स्पीशीज़ जो है वो एसिटेब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा जिसका कैप जो होता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है। हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, एसिटेब्यूलेरिया के ऊपर, जो कि एक जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, ऑल्दो इट अटेन द साइज ऑफ सेवरल सेंटीमीटर और मोर, जबकि इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अब हैमरलिंग ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें क्या किया था, उसने हैमरलिंग शोड दैट इफ़ द कैप इज़ रिमूव्ड अ न्यू वन इज़ रीजनरेटेड। उसने ये कहा था कि अगर कैप जो है दोनों स्पीशीज़ का रिमूव कर दिया जाए तो नया कैप जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। ही कट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम फ्रॉम एन एल्गा ऑफ वन स्पीशीज़ एसिटेब्यूलेरिया मेडिटेनेरिया एंड क्राफ्टेड अ सिमिलर पीस containing the nucleus of an other species, A granulata. When the cap was no removed, it was seen that the new generated one had the character of A granulata. Basically यहाँ अंदर उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो दिखाया गया है जिसमें उसने क्या किया था कि एक ग्रैन्युलेटा का राइजोम लिया था जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट था, और उसके ऊपर उसने अटैच किया था, स्टॉक अटैच किया था मेडिटेनेरिया का। तो जो कैप फॉर्म हुआ था वो किसका बना था, ग्रैन्युलेटा का, क्योंकि वो क्या था, इरेगुलर था। So nucleus lying at the base of the alga and not the stalk to which the regenerate was attached determining the shape of the cap. अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि न्यूक्लियस जो है बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइजोम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो स्टॉक के अंदर प्रेजेंट जो है वो नहीं होता, और यहीं से डिटर्मिन करती है न्यूक्लियस ही जो है वो डिटर्मिन करता है किसकी शेप को डिटर्मिन करता है कि कैप की जो है वो क्या शेप होनी है, वो इरेगुलर होनी है या फिर वो क्या होनी है, रेगुलर होनी है।
It means that the irrespective of the fact to which species the cytoplasm belong, the gene were able to express according to the type of the nucleus. अब उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइटोप्लाज्म जो है वो किस स्पीशी का है, बेसिकली जो जीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वही डिटरमिन करते हैं कि कैप जो है वो इरेगुलर होगा या फिर वो क्या होगा, रेगुलर होगा। यहाँ पे डायग्राम के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स दिखाया हुआ है, जिसके अंदर उसने पहले क्या किया था, एक ग्रेन्युलेटा का राइजोम लिया था जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और फिर उसके साथ क्या अटैच की थी, स्टॉक अटैच की थी मेडिटेनेरिया की। ठीक है, तो जो कैप फॉर्म हुआ था वो उसके करेक्टरिस्टिक किसके थे, ग्रेन्युलेटा के। ठीक है, क्योंकि वो इरेगुलर था। नेक्स्ट उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके अंदर उसने बेसिकली राइजोम लिया था किसका, मेडिटेनेरिया का, और उसके ऊपर जो स्टॉक अटैच की थी वो किसकी की थी, ग्रेन्युलेटा की, और फिर जो कैप फॉर्म हुआ था उसके करेक्टरिस्टिक किससे मिलते जुलते थे, मेडिटेनेरिया के। क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो राइजोम के अंदर प्रेजेंट होता है, वही डिटरमिन करता है शेप ऑफ द कैप। नेक्स्ट आ जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन इज बेसिकली द एबिलिटी टू रिगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। यहाँ पे डेफिनेशन बताई हुई है कि रीजनरेशन बेसिकली क्या है कि बॉडी का अगर कोई के पास लॉस्ट हो जाए तो उसको दोबारा से रिकवर कर लेना या दोबारा से वो फॉर्म्ड हो जाना। इन स्पॉन्जेस ड्यू टू सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस पोजेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। अब इस टॉपिक के अंदर ये बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिनके अंदर रीजनरेशन की पावर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब स्पॉन्जेस का सबसे पहले जिक्र हुआ है। स्पॉन्जेस बेसिकली पोरिफेरा को कहते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इस वजह से उनके पास जो रीजनरेशन की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। दीज नॉट ओनली रिप्लेस द पार्ट्स लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी बट एनी पीस ऑफ द बॉडी इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ कंप्लीट स्पॉन्ज। अब उन्हें कहा कि ना सिर्फ वो जो उनके हिस्से अलग हुए होते हैं उसको रिगेन कर लेते हैं, वो दोबारा से बना लेते हैं, बल्कि कोई भी जो पीस होता है उनकी बॉडी का वो केपेबल होता है कि वो पूरा का पूरा स्पॉन्ज जो है वो बना सके। द प्रोसेस इज होएवर वेरी स्लो एंड रिक्वायर मंथ्स और ईयर फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। लेकिन ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है ये स्लो होता है और इसको कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे महीने भी लग सकते हैं और साल भी। In lobsters, loses its pincer claw, a new claw regenerate। अब lobster जो है वो बेसिकली क्रस्टेशियंस होते हैं, aquatic insects होती हैं। अब उसके उन्होंने कहा है कि उसके जो claws होते हैं अगर वो लॉस हो जाएं तो वो दोबारा से उनको रीजनरेट कर लेते हैं। ये देखें, ये डायग्राम है, ये वाले उसके क्लॉज होते हैं, अगर ये वो लॉस हो जाएं ड्यू टू सम इंजरी तो ये दोबारा से क्या कर लेगा, लॉबस्टर उनको रीजनरेट। नेक्स्ट आ जाता है, स्टारफिश ब्रेक्स ऑफ पोर्शन ऑफ देयर आर्म इनटू पीसेस टिल द सेंट्रल डिस्क completely devoid of arm is left. The central disc is almost all cases and also the arms in some cases are capable of developing into separate individual। अब इधर एग्जांपल दी हुई है स्टारफिश की। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर सेंट्रल डिस्क उसकी रह जाए और उसके सारे आर्म्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाएं तो वो सेंट्रल डिस्क जो है वो दोबारा से नए आर्म्स जो है ज़्यादातर केसेस में बना लेगी। लेकिन अगर आर्म से जो ऑल्सो द आर्म्स इन सम केसेस आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आर्म्स हैं वो भी क्या बना लेते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल बना लेते हैं। इफ़ द हेड ऑफ अर्थवॉर्म इज़ रिमूव्ड अ न्यू हेड रीजनरेट। यानी एनालिडा के अंदर अर्थवॉर्म्स जो हैं वो फाइलम में उसमें प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म्स, तो उसके अंदर हेड अगर उसका रिमूव्ड हो जाए तो वो न्यू हेड जो है वो रीजनरेट कर लेता है। लिम्फ रीजनरेशन हैज़ बीन स्टडी मोस्टली इन स्लेमेंडर्स ऑफ वेरियस एजेस। अब उन्हें क्या एम्फीबियंस के अंदर स्लेमेंडर्स जो होते हैं उनके अंदर लिम्फ जो है वो अपने दोबारा से फॉर्म कर लेते हैं। इन दीज फॉर्म्स द लिम्फ्स आर रेडिली रीजनरेटेड थ्रू आउट लाइफ मोर रैपिडली व्हेन द एम्फीबियन इज़ यंग एंड स्मॉल। अब उन्होंने कहा है कि एम्फीबियंस के अंदर थ्रू आउट लाइफ जो है वो लिम्फ्स को रीजनरेट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब वो यंग और स्मॉल होते हैं तो उनके अंदर जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा रैपिडली होता है। बिसाइड लिम्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैव अ कंसिडरेबल रीजनरेशन कैपेसिटी। अब उन्हें कहा कि लिम्स के अलावा दूसरे पार्ट्स जो हैं
उनके अंदर भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल टेल इन द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस एंड इन लिजर्ड्स। अब उन्होंने क्या है कि टेल जो है वो फॉर्म्ड होती है किसके अंदर, लार्वल एम्फीबियंस के अंदर, और इसके अलावा लिजर्ड्स जो हैं उनके अंदर भी टेल जो है वो ईजिली रीजनरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स कैन ईजिली डिस्कार्ड इट टेल बट टेल कैन बी रीजनरेटेड बाय स्पेशल फीचर्स ऑफ इट्स टेल। अब उन्होंने क्या है कि लिजर्ड जो है वो ईजिली अपनी टेल को डिस्कार्ड कर देती है, ज़ाया कर देती है, और दोबारा से नई टेल को रीजनरेट कर लेती है। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स एंड रिपेयर्स ऑफ स्किन बोन्ड आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रीजनरेशन। जैसे फ्रैक्चर का हील होना या फिर रिपेयर होना, स्किन पे कोई ज़ख़म लगता है वो रिपेयर हो जाता है, ये भी एग्जांपल्स हैं किसकी, रीजनरेशन की। ये कुछ एग्जांपल्स बताई हुई थी रीजनरेशन की एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ प्लांट्स के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। इन प्लांट रीजनरेशन इज़ द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। ऑलमोस्ट एनी पार्ट और इवन अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ अ स्टेम और लीफ और इवन अ सिंगल टिश्यू सेल मे डेवलप इनटू अ फुल प्लांट। अब उन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर जो प्लांट प्रोपोगेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली वो रीजनरेशन है। अब प्लांट के किसी भी पीस से, स्टेम हो या लीफ हो, उससे जो है फुल प्लांट जो है कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। अ पार्ट ऑफ स्टेम विद अ फ्यू लीव्स मे बी टेकन फ्रॉम मैनी काइंड ऑफ प्लांट एंड व्हेन प्लांटेड इन द सॉइल फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। अब उन्हें क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्प ली जाए और उसके ऊपर कुछ लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट हो और उसको सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाए तो उससे एक कंप्लीट प्लांट जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। वी नो रीजनरेशन इज द डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ मिसिंग ऑर्गन इन एडल्ट एनिमल्स। सो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सम एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस इज रिपीटेड एज वॉज इन एम्ब्रियो। अब उन्हें क्या है कि रीजनरेशन जो बेसिकली एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, तो इस दौरान उस जो प्रोसेस होता है रीजनरेशन का, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस जो है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर हो रहे होते हैं वो इस दौरान जो है वो भी रिपीट होते हैं। दैट इज़ द रिटेंशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। यानी कि जो न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जो है वो भी हो रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन मैनी ऑफ द वेरियस सेल टाइप्स विच आर प्रेजेंट इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ अ सेल। अब मैंने कहा कि रीजनरेशन के प्रोसेस के दौरान जो मिसिंग पार्ट के अंदर सेल्स जो है वो रिप्लेस अलग हो जाते हैं, वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के तहत दोबारा जो है वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्लैट वॉर्म्स जैसे प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम के उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, एंड प्लेनेरिया द अनस्पेशलाइज्ड सेल न्यूब्लास्ट विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अडल्ट आर मोबिलाइज एंड माइग्रेट टू द साइड ऑफ एम्प्यूटेशन। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फ्लैट वॉर्म में या प्लेनेरिया के अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल जो कि स्पेशलाइज नहीं हुए होते, न्यूब्लास्ट जिनको कहा जाता है, वो क्या प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, और जहाँ पे एम्प्यूटेशन यानी जहाँ से भी कट लगता है वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। where they differentiate into specialized cell type, और वहाँ पे वो जो unspecialized neoplast cells हैं वो differentiate हो जाते हैं किसमें, specialized cell के अंदर। But in other organism like salamander or newt, some of the specialized tissue cell type in the stump of an amputated limb apparently de-differentiate। अब कुछ organisms के अंदर इसके opposite होता है, जिसमें उन्होंने salamanders की और newt की example दी हुई है, उसके अंदर specialized tissue cell types जो होते हैं वो कट वाली जगह पे जाके दोबारा से क्या होते हैं, डी डिफरेंशिएट होते हैं, लेस स्पेशलाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन प्रोसीड टू डिफरेंशिएट इनटू द सेम एंड प्रोबब्ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और वहाँ पे जाके एम्प्यूटेड लिम्फ में जाके पहले डी डिफरेंशिएट होंगे और दोबारा से फिर क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे पहले जैसे सेल्स की तरह पे, या फिर डिफरेंट तरह के सेल्स जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ था, रीजनरेशन का प्रोसेस बताया हुआ था, जिसके अंदर जो इंजर्ड और लॉस पार्ट है बॉडी का वो दोबारा से रिगेन हो जाता है। ठीक है, इसमें स्पॉन्जेस की एग्जांपल उन्होंने दी हुई थी, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दी है, प्लांट्स की एग्जांपल दी है कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली रीजनरेशन जो है वो प्लांट प्रोपोगेशन होती है। और नेक्स्ट उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर
जनरेशन का जो है वो प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो जाके डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम के कुछ स्पीशीज़ के अंदर, फ्लैटवर्म एंड प्लनेरिया के अंदर, जबकि स्लैमेंडर्स के अंदर और न्यूट्स के अंदर जो है स्पेशलाइज सेल जो है एम्प्यूटेड साइड पे जाके, कट वाली साइड पे जाके डी डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेस स्पेशलाइज होते हैं और दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज सेल्स में, जो कि पहले की तरह के होते हैं या फिर उससे डिफरेंट तरह के होते हैं।